वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने एमएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 पूरा पढ़ा और यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने इक्विलिड का लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और साथ में डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस किया। मतलब ये सारी की सारी जो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस अभी तक कर रहे थे वो सारी प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी की ही थी। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ अग्रसित होंगे और यूनिट नंबर 2 में ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है नंबर सिस्टम का। हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे लेकिन कुछ स्लाइटली डिफरेंट वे से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग डिविजिबिलिटी का ही डिस्कशन करेंगे लेकिन हम यहाँ पर इस नंबर थ्योरी में उसी डिविजिबिलिटी को स्लाइटली डिफरेंट तरीके से न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करके, न्यू एस्पेक्ट्स इन मैथमेटिक्स को डील करके हम लोग देखेंगे कि कैसे अब हम लोग नए थ्योरम्स को डील कर पाएंगे और इसके सहारे पुराने थ्योरम्स को भी डील करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में और हम लोग जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसेस होता क्या है, इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे मैथमेटिक्स में जो कार्ल फ्रेडरिच गास साहब थे, जिनको कहा जाता है कि यह मैथमेटिशियनों के किंग थे और हमें लगता है कि ऑल टाइम में सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन अगर किसी को कहा जाए ना तो गास थे। गास से बड़ा कोई मैथमेटिशियन ना हुआ है, ना अभी तक कभी था, भविष्य में पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग गास के बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि गास साहब ने ही नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो डिविजिबिलिटी है वो नंबर थ्योरी का फंडामेंटल कंसेप्ट है। विदाउट डिविजिबिलिटी वी कैन नॉट गो फर्दर इनसाइड द नंबर सिस्टम। मीन्स दैट डिविजिबिलिटी इज द बेसिक फंडा फॉर द स्टडी ऑफ नंबर थ्योरी। द सेकेंड वन इज दैट जो हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंस। कहा जाता है कि जो कॉन्ग्रुएंस है ना ये डिविजिबिलिटी के स्टेटमेंट का रिफाइनमेंट है। मतलब अगर हम लोग डिविजिबिलिटी को रिफाइन करके अच्छे ढंग से डिफाइन करना चाहें तो कॉन्ग्रुएंस से बढ़िया हमारे पास कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। और ये जो कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट है, सबसे पहले हमारी मैथमेटिक्स में ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम्स, जिनको गास कहा जा सकता है या गास जी ने ही 24 ईयर के ही एज में अपना एक बुक लिखा डिस्क्विजनेस ऑफ अरिथमेटिका और उस बुक में इन्होंने कॉन्ग्रुएंसेस का डिस्कशन किया। गास अपने टाइम के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे और कहा जाए तो आज तक के सबसे बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं और मात्र 24 साल के ही एज में इन्होंने डिविजिबिलिटी का जो न्यू एस्पेक्ट दिया, जो न्यू कंसेप्ट दिया, रियली बहुत ही सरप्राइजिंग था। होता यह था कि एक समय था कि जब गास का टाइम चलता था तो बड़े बड़े लोग उस समय के जो मैथमेटिशियन थे इनके समकालीन कार्य करते थे लेकिन गास से डरते थे, क्योंकि जब वो कभी भी अपना कार्य करके गास के पास जाते थे और जैसे दिखाते थे अपना कागज की सर आज हमने ये काम किया, तो गास एक लकड़ी का बक्सा रखे रहते थे। करते क्या थे कि लकड़ी के बक्से में से एक अपना कागज निकालते थे, कहते थे जरा देखो कहीं यही वाला काम तो नहीं ना तुमने किया है। पता चलता था कि रियली गास पहले से वो कर चुके हैं। होता ये था कि जब भी कोई पहुंचता था ऐसे लगता था ये सारा काम करके बैठ चुके हैं। रियली गास वाज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन और कहा जाए तो इनके पास जैसे लगता था कि सबका सॉल्यूशन रखा हुआ था और ये वैसे बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान थे। कहा जाता है कि जब गास क्लास 2 में पढ़ते थे तो एक बार टीचर जब इनको क्लास में पढ़ा रहा था तो टीचर अपना टाइम पास करना चाह रहा था, तो उसने क्या किया कि बच्चों को एक होमवर्क दे दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसने क्या किया कि 1 से लेकर के कहा कि आप 100 तक का जितना नंबर होता है ना आप सबको ऐड करो बैठ करके। और टीचर चाह रहा था कि जब तक बच्चे ऐड करेंगे हम बाहर से थोड़ा घूम टहल के आ जाएंगे, फिर बाद में पढ़ाएंगे। उस समय गास क्लास 2 में ही पढ़ते थे और इन्होंने क्या किया कि अभी टीचर दरवाजे के पास ही पहुंचा था, गास जोड़ के बता दिए कि सर इतना होगा। और देखिए कैसे उन्होंने जोड़ा। गास ने कहा कि पहला वाला यहाँ पे डिजिट 1 है, अंतिम वाला 100 है, दोनों का सम कितना होगा, 101 होगा। फिर इन्होंने देखा ध्यान से कि ये वाला डिजिट 2 है और 100 के पहले 99 होगा, तो 99 और 2 मिलके फिर 101 बनेगा।
इधर से 3 होगा, इधर से 98 होगा, 98 होगा, फिर 101 बनेगा। इन्होंने देखा ऐसे टोटल अगर पेयर की संख्या देखा जाए, दो दो का पेयर बना जाए तो टोटल 50 बनेगा और सबका सम 101 हो रहा है। तो तत्काल इन्होंने किया क्या कि वो 101 में 50 को मल्टीप्लाई कर दिया और देखो कितना आसान सा मल्टीप्लीकेशन है, बस केवल 0 ही बढ़ाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो तुरंत जब तक टीचर दरवाजे पर जाता तब तक गास ने इसका आंसर दे दिया। सो ऐसे ऐसे इनके पास विचार या ऐसे तर्क बचपन से ही इनके माइंड में आते रहते थे। यही रीजन था कि गास ने 24 साल के ही एज में कांग्रुएंसेस जैसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर दिया। अगर हम बात करें तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कांग्रुएंस, ये कांग्रुएंस एक्चुअली हमने कहा अभी कि जस्ट ए रिफाइनमेंट है और डिविजिबिलिटी के स्टेटमेंट का रिफाइनमेंट है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए ना तो कांग्रुएंसेस प्रोवाइड अस विद एन अलजेब्राइक मशीनरी फॉर द स्टडी ऑफ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक मशीनरी की तरह से कार्य करता है कांग्रुएंसेस। और जो कंसेप्ट है कांग्रुएंसेस का, ये तो कार्ल फ्रेडरिच ने दिया ही दिया, साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने नंबर सिस्टम को मैथमेटिक्स का ब्रांच बनाने का भी कार्य किया। मतलब गास ने ही नंबर सिस्टम को मैथमेटिक्स के एक ब्रांच के रूप में दर्जा दिलाया। इसका पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। और कहा जाए तो गास को सबसे प्रिय अगर मैथमेटिक्स में कोई ब्रांच था तो वो था नंबर थ्योरी, क्योंकि गास साहब उस टाइम में सारे के सारे लगभग ब्रांचेज में काम कर रहे थे। अपने समय में ज्योमेट्री में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, अलजेब्रा में कार्य किया, एनालिसिस में कार्य किया, मैकेनिक्स में कार्य किया, एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत सारा रिसर्च रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कार्य रहा, इवन फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। लेकिन जो थ्योरी ऑफ नंबर है ना, इसमें इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने कहा कि जो थ्योरी ऑफ नंबर है एक्चुअली क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स क्वीन ऑफ साइंस है, गास ने कहा कि थ्योरी ऑफ नंबर क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स है और इसको एक ब्रांच भी दिलाने का श्रेय जाता है इन्हीं को। गास के जस्ट बाद फर्मेट आए। फर्मेट ने भी इसमें बहुत सारा काम किया और यूं कह लीजिए कि फर्मेट के जो वर्क थे हमेशा नंबर थ्योरी को हाई स्टीम देने के कार्य थे और गास की थ्योरी को भी इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। साथ में जब फर्मेट थे ना, प्रोफेशनली कहा जाए तो फर्मेट लायर थे, ये मैथमेटिशियन नहीं थे। तो प्रोफेशनली तो ये लायर थे, लेकिन जब इनका पीरियड 1601 से 1665 में चल रहा था तो इन्होंने कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे से नंबर सिस्टम पे कार्य किया और बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। यूं कहा जाए तो कहा ऐसे जाता है कि मैथमेटिक्स वाज एवोकेशन फॉर फर्मेट। फर्मेट साहब के लिए मैथमेटिक्स एक धंधा बन गया था। ये खुद कहते थे कि मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक एवोकेशन फॉर मी, बट ही इज अ लायर बाय प्रोफेशन, बट मैथमेटिक्स इज जस्ट एवोकेशन फॉर हिम। इनके लिए मैथमेटिक्स धंधे जैसा था, दिन रात इनका मन उसमें लगा रहता था। और अगर हम लोग बात करें तो फर्मेट लास्ट थ्योरम का उल्लेख करना तो हम लोग नहीं ही भूल सकते हैं कि उस टाइम जो फर्मेट का लास्ट थ्योरम था जिसका प्रूफ आज तक था, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बाद में एंड्रयूज साहब ने 2018 में अभी जस्ट पूरा किया है इनके थ्योरम को, जो 500 पेज में सॉल्यूशन दिया था। कहा जाता है कि फर्मेट साहब को उसका प्रूफ उस टाइम मालूम था लेकिन कहीं लिखे नहीं थे। फर्मेट ने एक किताब लिखा था, बोले कि एक्चुअली ये जो किताब मैं लिख रहा हूँ इसमें कुछ पेज कम पड़ रहे हैं जिसके कारण से मैं उसका डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन प्रूफ नहीं लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि फर्मेट को प्रूफ ही नहीं मालूम था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं प्रूफ मालूम था, पेज कम पड़ने की वजह से नहीं लिखे थे उस बुक में, लेकिन बाद में उसका प्रूफ हुआ तो कंजक्चर थ्योरम में बदल गया। इसी के साथ साथ लियोनार्ड आइलर आए। ये तो हमारे मैथमेटिक्स के लिए और भी बहुत बड़ी बात हो गई। 1707 में लियोनार्ड आइलर का जन्म हुआ था। लियोनार्ड आइलर से मैथ का कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं था जो अछूता रहा हो। इन्होंने हर ब्रांच में बढ़ चढ़ के कार्य किया और बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। लियोनार्ड आइलर अपना आधा से ज़्यादा उम्र व्यतीत करने के पहले इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी।
इसके बावजूद भी इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर किए अपने रिसर्च स्कॉलरों के साथ मिलकर। और कहा जाता है कि लियोनार्ड आयलर ने नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा काम किया। इन्होंने लगभग मैथ के सारे ब्रांचेज में अपने टाइम में काम किया। इन्होंने फर्मेट के बहुत सारे अधूरे प्रूफ को भी कंप्लीट किया और उसको आगे बढ़ाने का पूरा काम किया, और साथ में इन्होंने इनके सारे प्रूफ को पब्लिश भी कराया। लेकिन कहा जाए ना तो गास के बारे में चर्चा करना कम नहीं पड़ता है। सबसे अगर कोई महान व्यक्ति था तो गास ही थे, जिन्होंने नंबर सिस्टम को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स कह करके इसका और भी जो है ख्याति बढ़ा दिया था। अगर हम कहें तो जो कॉन्ग्रुएंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस इज नथिंग मोर देन अ स्टेटमेंट अबाउट डिविजिबिलिटी। इट इज मोर देन जस्ट अ कन्वीनियंट नोटेशन। इट ऑफ्टन मेक्स इजियर टू डिस्कवर प्रूफ्स। जब आप कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रूफ को करना बड़ा इजियर हो जाएगा। हम बहुत आसान ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बड़े प्रूफ को भी कर पाएंगे। और हम आगे चल के देखेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंसेस है ना, हमको नए प्रॉब्लम के बारे में सजेस्ट करेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए उत्तेजित करेगा। जो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस है, यूं कह लीजिए कि हमारे डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। अब हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं और जानते हैं कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसेस के अंदर या थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ से हमारा ओरिजिनल टॉपिक अब शुरू होता है। और भी हम गास की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जब हम रिमेनियन ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि गास की क्या क्या हिस्ट्री थी, बोलाई के साथ, लोबाचवेस्की के साथ, इनके क्या किस ढंग से जो है मैथमेटिकल आपस में प्रॉब्लम्स आते रहते थे, गास कैसे चीज़ों को डील करते थे, चूँकि इनका काम उस समय ज्योमेट्री में ज़्यादा था। तो हम लोग वहाँ पे और चर्चा करेंगे गास के बारे में। खैर यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन पे। कोई इंटीजर यम जो जीरो ना हो, पहली बात जीरो ना हो, मतलब लग रहा है इसी से हमको डिविजिबिलिटी का काम चलाना है। If an integer m not zero divides the difference a minus b, we say that a is congruent to b modulo m। अगर कोई इंटीजर m है जो जीरो ना हो और अगर वो डिवाइड करता है ना डिफरेंस को, कौन से डिफरेंस को, a माइनस बी को, तो हम कहेंगे कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m होगा। If a minus b is not divisible by m, we say that a is not congruent to b modulo m, and in this case we write a does not congruent to b modulo m। ठीक है, मतलब जस्ट यूं समझिए कि जो डिविजिबिलिटी का स्लाइटली डिफरेंट वे में कंसेप्ट है, कहना चाहता है कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉडुलो एम के अगर एम जो है इन दोनों के डिफरेंस को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्लियर है पूरी बात। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे ए डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। अब देखिए ध्यान से, ए माइनस बी डिविजिबल हो जाए एम से, और ये डिविजिबल तब होगा जब ए माइनस बी माइनस एम से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अगर एम से डिविजिबल है तो पक्का माइनस एम से डिविजिबल होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। भाई 10 अगर 5 से कट रहा है तो क्या माइनस 5 से नहीं कटेगा, उससे भी कटेगा। वी कैन जनरली कन्फाइन आवर अटेंशन टू अ पॉजिटिव मॉडुलस। कई बार आप सोचेंगे ना, सर जो मॉडुलस के बगल में एम लिखा है क्या हमेशा पॉजिटिव ही होगा? तो आप निगेटिव भी लोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव के सेंस में आना वही निगेटिव के सेंस में आना है। इसीलिए हम लोग थ्रू आउट द प्रेजेंट पेपर, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, पूरे पेपर के दौरान मॉडुलस एम को हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है पूरी बात। Congruences have many property in common with equalities. Some properties that follow easily from the definition are listed in the following theorems। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने जा रहे हैं। यूं कह लीजिए कि ये मैथमेटिक्स के लिए और डिविजिबिलिटी के लिए फंडामेंटल थ्योरम जैसे कार्य करेंगे। इसका प्रूफ साथ में अगर इसका स्टेटमेंट आपको याद हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा फर्दर बड़े बड़े प्रूफ को करने में। जैसे हम लोगों को इस यूनिट के
जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, फर्मेट के अन्य थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, जब हम लोग इन सब का, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जब हम लोग इन सारे थ्योरम का डिस्कशन करेंगे ना तो इसका खूब यूज होगा। तो आप जितने अच्छे ढंग से, जितने क्लैरिफिकेशन के साथ, जितनी एनालिसिस के साथ इस बात को कर पाएंगे उतना ही बेहतर होगा। सो कम ऑन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस। थ्योरम ये कह रहा है इफ यम इज अ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स दैट इफ यम इज ग्रेटर देन 0 इज फिक्स्ड। मान लिया कोई ये फिक्स नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव। ए बी सी डी इंटीजर्स हैं तो कह रहा है पहली चीज कि हर इंटीजर खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है बाई मॉडुलो यम, ठीक है। और यूं कह लो ना कि अगर कॉन्ग्रुएंस एक रिलेशन को दर्शा रहा है तो कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो अगर यम कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी सी डी कोई इंटीजर्स हैं, तो हर नंबर खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। क्लियर है पूरी बात। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम, सीधा सा मतलब है जब कोई दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय मॉडुलो यम तो इनके डिफरेंस को यम क्या करता है, डिवाइड करता है। तो दूसरा लिखा हुआ है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ए अगर बी के साथ जुड़ा है तो बी किसके साथ जुड़ जाएगा, ए के साथ। कौन से रिलेशन के द्वारा, कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन के द्वारा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कहीं अगर लिखा हो स्टेटमेंट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो यम तो आप क्या लिख सकते हैं हमेशा, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो यम। अभी हम इसका सबका प्रूफ दे रहे हैं। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी के। हम लोग कहते हैं ना अगर ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है तो ए किससे जुड़ जाएगा, सी से। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। सोचो कुछ किताब वाले इसको एक थ्योरम अलग ही बना देते हैं। कहते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंस को आप एक रिलेशन मानिए इंटीजर में तो शो करिए कि सेट ऑफ इंटीजर में जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो बताइए अगर ये तीनों होल्ड कर जाएगा तो इक्विवेलेंस बन जाएगा ना, तो आसानी से आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन हम यहाँ पर जो है अलग अलग प्रॉपर्टी में जोड़ दिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप तीनों का प्रूफ एक ही में जोड़ दीजिएगा, इक्विवेलेंस का बन जाएगा। चलिए अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो आप चाहो ना तो ए को इसमें जोड़ दो, बी को इसमें जोड़ दो, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो यम बना रहेगा, कोई दिक्कत। और साथ ही साथ अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी जो है आपका ये इक्वेशन या ये रिलेशन होल्ड करेगा। ये सारा हम लोग काम अक्सर आगे चल के जब कोई प्रूफ करना होगा तो इन सब का इस्तेमाल करते जाएंगे। यूँ कह लीजिए कि ये हमारे फंडामेंटल या छोटे छोटे फार्मूले हैं। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड में अगर आप कोई नंबर जोड़ दीजिए ना, जैसे सी हमने जोड़ा है, आप सी को 2020 जोड़ दो, 2025 जोड़ दो, जो मन करे वो जोड़ दो कोई नंबर, तो भी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेगा मॉडुलो यम के साथ। अगर ए जो है कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो यम के साथ तो ए के पावर के जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा बी के पावर के मॉडुलो यम। मतलब अगर ए इसके साथ कॉन्ग्रुएंस में है ना मॉडुलो यम के साथ तो जो मन करे वो पावर लगा दो दोनों पर, वो भी कॉन्ग्रुएंस में होगा। लेकिन अगर कहीं ए वाला स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ऐसा है तो कभी भूल के भी इसका रिवर्स ए वाला मत लिखिएगा। पी इम्प्लाई क्यू में, ठीक है, पी इम्प्लाई क्यू में आप ऐसे उल्टा रिवर्स नहीं करा सकते हो। मतलब आपको ये भी अभी दिखाना है इसी थ्योरम में कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक गलत हो जाएगा, इधर से हम लोग रिवर्स लिखेंगे तो जो चीज़ प्रूफ नहीं करना होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। तो हम काउंटर एग्जाम्पल भी देंगे। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। पहले का प्रूफ देखिए, बड़ा आसान सा है। आप किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर के साथ माइनस करो तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 0 को 0 इंटू यम लिख सकते हैं, 0 इंटू कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से कंफर्म है ना कि यम क्या करेगा, यम जो है डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस ए को डिवाइड करेगा, पक्का। तो जब वो उसको डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए कॉन्ग्रुएंट होगा ए मॉडुलो यम के साथ। क्लियर है पूरी बात।
क्योंकि अभी अभी हमने जो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, हमने यही कहा है ना कि ए माइनस बी जो होगा, ए कॉन्ग्रुएंट होगा मी मॉडुलो एम के, अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या करे, एम डिवाइड करे। तो आप देखो आसानी से दिखा दिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। किसी को कोई समस्या? खैर यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कौन समस्या, लेकिन कल ग्रुप में जरूर आप लोग बोलिएगा। सो सिंस, अब देखिए दूसरा वाला, ए गिवन है, ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी मॉडुलो एम के। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए मॉडुलो बी मॉडुलो ए के। मतलब यहाँ पर ए जो है बी दिया हुआ है, आपको ये दिखाना है। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा दिया है तो तुरंत क्या लिखोगे, यम। ऐसा अगर है तो पक्का यम डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। बताइए अगर यम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो क्या यम बी माइनस ए को डिवाइड नहीं करेगा, पक्का डिवाइड करेगा। ठीक है ना, हमेशा कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है ना, तो निगेटिव ऑफ दैट नंबर को भी डिवाइड करता है। तो एक्चुअली ये नीचे वाला क्या लिखा है, उसी का निगेटिव लिखा है। तो आप यहाँ से क्या रिस्पॉन्स निकाल पाएंगे, बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए मॉडुलो एम के। तो दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा देखिए, गिवन है कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम के और बी कॉन्ग्रुएंट है सी मॉडुलो एम के। और आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी मॉडुलो एम के। पहले वाले से आप क्या निकालेंगे, पहले वाले से रिजल्ट निकालेंगे। अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम के तो पक्का एम क्या करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अगर बी कॉन्ग्रुएंट है सी मॉडुलो एम के तो पक्का एम क्या करेगा, बी और सी के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अच्छा ये बताइए, डिविजिबिलिटी का रूल जो आप यूनिट 1 में पढ़े हैं, अगर यम एक नंबर को डिवाइड करे और वही यम दूसरे नंबर को भी डिवाइड करे तो पक्का क्या यम दोनों के सम को डिवाइड करेगा ना, पक्का डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर यम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो पक्का ए माइनस बी के फैक्टर में यम मौजूद होगा। और यम अगर बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो पक्का बी माइनस सी के भी फैक्टर में यम मौजूद होगा। तो बताइए जब दोनों को सम करेंगे तो इसके भी फैक्टर में यम मौजूद है, इसके भी फैक्टर में यम मौजूद है। यम को क्या ले लेंगे, कॉमन, और ये यम उस यम को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो पक्का अगर यम दो नंबर को डिवाइड कर रहा है ना तो उसके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब सम करेंगे तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्लियर। और जैसे ही यहाँ पे बी से बी कैंसल हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या करिए, इसको बी से इस बी को कैंसिल कर दीजिए। तो बचेगा क्या, ए माइनस सी। तो ये हम किसको डिवाइड कर दिया, ए माइनस सी को। ध्यान से घूर करके अगर आप इसको देखेंगे एक और दो बार तो आपको नजर आएगा कि ये कुछ और नहीं है, ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम है। क्लियर। आप लोग चौथा और पांचवा प्रॉपर्टी खुद से ट्राई करिएगा और ट्राई करके व्हाट्सएप ग्रुप में कल आप जरूर भेजेंगे। ठीक है। छठा प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, नहीं होगा तो चौथा पांचवा फिर हम बता देंगे। अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम के तो हमें यही दिखाना है ना कि इसका चाहे कोई भी पावर आप लगा दोगे, ठीक है, दोनों साइड में सेम पावर लगा दोगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट बना रहेगा। देखो ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो पक्का यहां से क्या रिस्पांस आएगा कि एम डिवाइड करेगा दोनों के डिफरेंस को। क्लियर है पूरी बात। अच्छा अब बताइए, अगर यम इसको डिवाइड कर रहा है तो अगर हम इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो क्या यम इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो भी डिवाइड करेगा। हमको इस फैक्टर से क्या मतलब है, ये तो डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो पूरे को डिवाइड कर देगा। क्लियर पूरी बात। मतलब आप पढ़े होंगे कि यम अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ए में चाहे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पक्का उसको भी वो डिवाइड करेगा। इस बात को आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा यम, और यम जो है मान लिया किसी नंबर ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो पक्का यम जो है ना इस ए में चाहे तुम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, उसको पक्का डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर यम ए को डिवाइड करा तो पक्का ए के अंदर यम का एक फैक्टर मौजूद था और अभी भी तो है मौजूद पूरे में, तो पक्का उसको डिवाइड करेगा। कोई समस्या। जैसे अगर आप इंटीजर के केस में देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2 डिवाइड करता है 6 को, तो बताओ इसमें चाहे तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 में, चाहे जो मन करे वो नंबर लिख लीजिए, ठीक है, क्या इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 6 को कट करेगा तो पूरे को कट कर देगा। क्लियर है पूरी बात। तो देखिए यम जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है
इम्प्लाई करेगा यहाँ से कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देना तो भी डिवाइड करेगा। आपको याद होगा कि जब हम फील्ड थ्योरी पढ़ा रहे थे ना, तो आपको बताए होंगे हम कि a के पावर k या a के पावर n माइनस b के पावर n टाइप का जब एक्सप्रेशन होता है तो ऐसे टूटने पर बनता है। और आपको याद होगा तो हम तोड़ के दिखाए थे क्लास में बोर्ड पर कि a माइनस बी कैसे टूटता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे टूटता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे टूटता है, और लास्ट में हमने इसको तोड़ दिया था। तो हमारे मन में वहीं से ख्याल आया कि अगर हम इस नंबर को इसी में मल्टीप्लाई कर देना तो फाइनली ये पूरा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। अब देखो एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो किसी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पक्का डिवाइड करेगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वैल्यू बनेगा। तो एम किसको डिवाइड कर दिया, ए के पावर के माइनस बी के पावर के को, और जब इसको डिवाइड कर दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष यही निकालेंगे कि ए के पावर के जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी के पावर के मॉडुलो एम के। ये वाली लाइन हम यहाँ पे टाइप नहीं की, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, यहाँ से जो है इम्प्लाई यह हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए के पावर के जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए के पावर जो के होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी के पावर के मॉडुलो एम के, बी के पावर के मॉडुलो एम के। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है पूरी बात। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। इसी में आपको काउंटर एग्जाम्पल दिखाना था। क्या काउंटर एग्जाम्पल दिखाना था, काउंटर एग्जाम्पल ये दिखाना था कि अगर ए के पावर के, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो दिखाना था, दिखाना ये था कि अगर ऐसा हो जाए ना तो जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, तो हम ए और बी और एम कोई नंबर चूज कर लेते, आप भी चूज कर सकते हो, जो मन करे वो चूज करो, किसी तरफ फेल कराओ, क्योंकि वैसा नहीं होता है। तो काउंटर एग्जाम्पल मतलब आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा और हजारों लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे, आप ढूंढ लीजिए। तो हमने एक ढूंढा है, हमने ए को लिया 8, बी को लिया 4, एम को लिया 3, और ए स्क्वायर हमने के की जगह यहाँ 2 ले लिया। आपको जो मन करे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जैसा आपको आसान लगे। चूँकि हमको स्क्वायर करना आसान लगता है इसलिए हमने ले लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 48 बना ना, 3 इंटू 16 बना। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ एम क्या है 3 है, तो 3 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी स्क्वायर मॉडुलो 3 के। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है किसी को, लेकिन जरा देखो ध्यान से, क्या ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम के, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 माइनस 4 को 3 डिवाइड करेगा क्या, नहीं डिवाइड करेगा, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप देखिए ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है बी स्क्वायर मॉडुलो 3 के, तो क्या आप ऊपर स्क्वायर हटा दोगे तो भी कॉन्ग्रुएंट बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। यहाँ एम की जगह 3 बना लीजिए आप, या एम की जगह कितना है 3, क्योंकि आपने 3 ले लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ उस स्क्वायर हटा देने पर एक कॉन्ग्रुएंट होने से मना कर दे रहा है। मतलब अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम दिया है तब तो आप ऊपर जो मन करे वो पावर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर हटाने पे फर्क पड़ता है। ऐसा हमने इस एग्जाम्पल के साथ साबित कर दिया। आप चाहें तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के दिखा दीजिएगा, तो एग्जाम में आप काउंटर एग्जाम्पल खुद से बना लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग इसमें एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, कैंसिलेशन लॉ। आप तो ग्रुप थ्योरी पढ़े हैं, रिंग थ्योरी पढ़े हैं, फील्ड थ्योरी पढ़े हैं, और आपने देखा है कि कैंसिलेशन लॉ करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। वहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता था तब तो आप कैंसिल कर पाते थे। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ए बी सी अगर इंटीजर है सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी मॉडुलो एम के। कई बार होगा ना कि लोग दोनों साइड में सी है, चलो कट कर दो, हमेशा कट हो जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कैंसिल करने के पीछे क्या तर्क है, कब कैंसिल करेंगे, इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी मॉडुलो एम के, एम तो खैर हम लोग थ्रू आउट द पेपर ग्रेटर देन 0 और फिक्स इंटीजर लेके चलेंगे ही, एंड डी जो है अगर सी और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जीसीडी है, तो कहेंगे कि ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी मॉडुलो एम अपान डी के। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ से हमने सी को सी से कट कर दिया, और यहाँ पे जो डी लिखा है ना वो एम के नीचे आ गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, ए वाला एम बदल गया,
क्या बन गया, यम अपान डी बन गया। बड़ा अच्छा रहता अगर काश सी और यम का जीसीडी 1 आ गया होता तो कितना बढ़िया रहता। हम लोग सी और सी को यहाँ कट भी कर देते और ये बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि डी की जगह 1 लिखते तो यम ही बना रह जाता। ठीक है, तो अभी आगे हम इसको कोरोलरी बना देंगे। अभी आप इसी थ्योरम को देखिए कि अगर ए बी सी इंटीजर है सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी मॉडलो यम के और यम पॉजिटिव फिक्स इंटीजर है ना, साथ में सी और यम का अगर जीसीडी डी है तो पक्का ए होगा कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो यम अपान डी के। देखिए कैसे होगा, प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है, डी जीसीडी है। किसका जीसीडी है, सी और यम का जीसीडी है। अगर डी सी और यम का जीसीडी है ना तो पक्का सी भी डी को डिवाइड करेगा और पक्का यम भी क्या करेगा, डी को डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने का रूल पढ़े है ना कि अगर सी डी को डिवाइड करेगा मतलब कुछ टाइम टेबल पढ़ने पर डी आ जाएगा। तो मान लिया कि डी टाइम Q1 टाइम टेबल पढ़ने पर आ जाएगा। ठीक है, तो पक्का सी किसको डिवाइड कर रहा है, डी को। तो मान लिया Q1 टाइम टेबल पढ़ने पर आ रहा है तो सी को क्या लिख दोगे, Q1 इंटू डी। क्लियर है पूरी बात। यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल रहा है कि सी डी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जब डी को ये डिवाइड कर रहा है तो आप इस ढंग से ऐसे लिख पाएंगे, सी इक्वल टू कितना, Q1 इंटू डी। साथ में आप यहां से यम को भी लिख पाएंगे कितना, Q2 इंटू डी। क्लियर है पूरी बात। और साथ में यहाँ पर जो Q1 Q2 है दोनों का जो GCD है वह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात को एक बार देखिए, अगर D जो है C और M का GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो पक्का आपको दो इंटीजर Q1 Q2 हमेशा मिल जाएंगे कि जिसको आप C इक्वल टू Q1D बोलेंगे और M इक्वल टू क्या बोलेंगे, Q2D बोलेंगे। मतलब जो आपका C है और जो M है दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों D का मल्टीपल होगा। ठीक है, आप इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं कि जो आपने लिखा था ना एक बार कि D इक्वल टू अगर CM है तो आप D को एक्सप्रेस कर पाएंगे CX प्लस MY के फॉर्म में। आप वहाँ से भी इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं और Q1 और Q2 जो होगा इनका GCD क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर है पूरी बात। तो हमने यहाँ पर ये डिवाइड वाले से नहीं लिखा है बल्कि वहीं से लिखा है कि C इक्वल टू Q1D और M इक्वल टू Q2D बने, Q2D बन जाएगा। आपको हमेशा दो इंटीजर ऐसे मिल जाएंगे। मतलब यूँ समझिए कि अगर दो नंबर का GCD अगर कोई नंबर है तो पक्का आपको दो इंटीजर Q1 Q2 मिलेंगे कि आप पहले को ऐसे लिख पाएंगे दूसरे को ऐसे लिख पाएंगे। साथ में जो दो नंबर मिलेंगे हमेशा इनका GCD क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस शर्त के साथ ये दो इंटीजर मिलते हैं। क्लियर है पूरी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब हम लोग दिखाना जो है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC मॉडलो M के। तो ये आपका गिवन है कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC मॉडलो M के। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन आप कॉन्ग्रुएंस क्या लिख पाओगे, M डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, AC माइनस BC को डिवाइड करेगा। क्लियर है पूरी बात। अच्छा, अगर हम लोग इसमें C कॉमन ले लें तो C को कॉमन ले लिया तो बना क्या, A माइनस B और C की जगह क्या रख दीजिए, Q1D। कहाँ से रखा Q1D, Q1D यहाँ से रख दिया। ठीक है पूरी बात। तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, Q1D। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड अगर M जो है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है ना, तो यूं कह लीजिए कि दोनों साइड को आप D से डिवाइड कर दो तो भी होल्ड करेगा ये बात। ठीक, तो ये इसको डिवाइड करेगा। अब M अपान D जो लिखा हुआ है ना, M अपान D, आप यहाँ से देखिए, आप M अपान D को क्या लिख सकते हैं, Q2। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, आप यहाँ पर Q2 लिख दीजिए तो Q2 इसको डिवाइड करेगा। क्लियर पूरी बात। अच्छा, Q2 इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और Q2 का Q1 के साथ GCD 1 है तो इसको तो डिवाइड कर नहीं रहा होगा। डिवाइड किसको कर रहा होगा, A माइनस B को ही कर रहा होगा पक्का। तो Q2 A माइनस B को डिवाइड करेगा। क्लियर पूरी बात। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडलो Q2 के और Q2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से Q2 का वैल्यू आप लिख सकते हैं M अपान D। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, M अपान D। थ्योरम हो गया प्रूफ। तो आसान सा थ्योरम था, आप इसको देख पाएंगे। इसमें बस आपका एक नया चीज़ है कि जो अगर GCD दो नंबर का D है तो आपको पक्का दो इंटीजर Q1 Q2 मिलेंगे कि पहले को आप ऐसा लिख पाएंगे दूसरे को ऐसा लिख पाएंगे। साथ में कंडीशन क्या होगा कि Q1 और Q2 का GCD क्या होगा, 1 होगा।
अब हम लोग एक कोरोलरी पर आते हैं और कोरोलरी इसी में बनाएंगे। अगर ए बी सी इंटीजर है ना सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी मॉडुलो यम के, कैंसिलेशन लॉ का ही कोरोलरी है, और सी और यम का अगर जी सी डी 1 हो जाए, बस डी की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, तो पक्का ए को लिख पाओगे ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो यम। मतलब ध्यान से समझिए, अगर ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मॉडुलो यम है ना, तो सी को सी से तब तक आप नहीं कट कर पाओगे जब तक कि सी का इस यम के साथ जी सी डी 1 ना हो जाए। मतलब जो नंबर कट होता है ना उसका जी सी डी यम के साथ पक्का 1 होना चाहिए, अदरवाइज आप कट नहीं कर पाओगे। क्लियर है पूरी बात? तो आप कैसे प्रूव करेंगे? जो प्रीवियस थ्योरम हमने कराया है ना, जहाँ जहाँ डी है आप वहीं पर 1 पुट कर दो, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लेंगे तो कॉपी में लिख लीजिएगा, जहाँ जहाँ डी है आप वहाँ पर 1 बना लेंगे तो तुरंत वो कोरोलरी प्रूफ हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, तो आप इसको जरूर कर लेंगे कॉपी पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो जस्ट आप डी की जगह 1 पुट कर दीजिए, आपको ऊपर वाले थ्योरम में आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। कोरोलरी नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पे प्राइम की बात करेगा कि अगर ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी मॉडुलो पी के, है ना, और ये जो प्राइम नंबर पी है ना, अगर इस सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर ये प्राइम नंबर पी जो है सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, पी अगर प्राइम नंबर है, तो पक्का ये कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखो जरा। एक्चुअली हम कहते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो पी जो है, इसमें सी से कैंसिल तब होगा जब सी का इसके साथ जी सी डी 1 हो जाए। अभी आपने ऊपर में देखा है यहाँ पर। अब देखो, अगर ये प्राइम नंबर है और इसको कट नहीं कर रहा है, तो पक्का ये किस बात को बोलेगा? जी सी डी 1 ही होने को बोलेगा ना, और तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पी सी को डिवाइड कर नहीं रहा है और पी प्राइम नंबर है, तो सी का पी के साथ जी सी डी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा हम लोग लिख पाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो पी। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर ज़्यादा नंबर में आएगा तो फिर आप लोग प्रीवियस की तरह से प्रूफ कर लीजिएगा, और कम नंबर में आएगा 2 नंबर में, तो जस्ट इतनी ही बात लिखिएगा और बगल में लिख दीजिएगा, ये वाला आप लोग जानते हैं। क्लियर है पूरी बात? चलिए आप लोग घर से 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखाना होगा रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यम इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हमने स्टार्टिंग में करके बता भी दिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाएंगे, और अगर आप कॉन्ग्रुएंस को एक रिलेशन मानेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और हमने करके दिखा भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर यम ग्रेटर देन 0 है, फिक्स है और ए बी सी डी इंटीजर है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो यम के है तो आपको दिखाना होगा कि ए माइनस सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा बी माइनस सी मॉडुलो यम के। मतलब दोनों साइड में अगर समान नंबर को माइनस कर दिया जाए तो भी कॉन्ग्रुएंस बना रहेगा। हमने प्लस वाला दिखाया है करके, आप लोग माइनस वाला भी दिखाइएगा, बहुत ही आसान है, 2 लाइन का काम है, तो हो जाएगा। सो आज का लेक्चर हम लोग इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं। इस लेक्चर को खूब ध्यान से देखिए, जो डाउट है कल आप डिस्कस करिए, और फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंसेस के और भी इंटरेस्टिंग और मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर को इतने ध्यान से देखा, धैर्य के साथ सुना। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।